हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों, आज हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9 का साइंस, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट जो है हमारा होगा साइंस। और जो एग्ज़ाम होने वाला है 24/3/2025, जी हाँ दोस्तों, जो 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व कराएंगे दोस्तों। और ये जो है 100% एग्जाम से रिलेटेड है और 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें। और एक और ज़रूरी सूचना दोस्तों, कि इस जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10th, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो भी आपको फाइनल एग्जाम का देखने को इसमें मिलेगा। और एक खास बात है दोस्तों को, अगर आप जो है 9th क्लास में अच्छा जो है आपका प्रदर्शन नहीं होता है, अगर आप किसी कारणवश एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, तो जो है कि आप 9th में से 10th में नहीं जा पाइएगा। इसलिए इस वीडियो को बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग आज करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। पहले हम लोग आज करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्युत्पन्न राशियां क्या है, इसके दो उदाहरण दें। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, व्युत्पन्न राशियां क्या है, इसके दो उदाहरण दें। तो जो भौतिक राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इसका पहला उदाहरण हो जाएगा गति। जी हाँ, गति बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा दाब, और दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक समान त्वरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा, जब किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ साथ एक समान रहता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यानी हर सेकंड में वस्तु की चाल के बराबर बदलाव, जी हाँ दोस्तों, हर एक सेकंड में वस्तु की चाल के बराबर क्या है, बदलाव को हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। तीसरा क्वेश्चन हम लोग दोस्तों चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर होगा दूरी। पहला हम लोग दूरी के बारे में जानेंगे। तो दूरी होता है, यह वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ होता है। यह हमेशा धनात्मक होती है और स्केलर राशि है। जी हाँ दोस्तों, यह क्या होती है, यह स्केलर राशि होती है। और दूसरा हम लोग बारे में जानेंगे विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन क्या है, यह वस्तु की शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। यह सदिश राशि होती है और सदिश राशि होती है और धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य होती है दोस्तों। यह सदिश राशि होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने वही सब क्वेश्चन करवाया है जो क्वेश्चन एग्जाम से मतलब कि 101% एग्जाम में जो है आने वाला है दोस्तों। चलिए हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, संवेग की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसकी वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। इसे P, जी हाँ दोस्तों, इसे P बराबर m/v से दर्शाते हैं, जहां m द्रव्यमान होता है और v वेग होता है दोस्तों। और आपका एसआई मात्रक संवेग का जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में 100% आएगा। जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, जिसमें हमको शक है कि ये नहीं आ सकता, उस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा। मानव कान की कार्यविधि को लिखें। दोस्तों, मानव कान की कार्यविधि को लिखना है तो मानव कार्य की कार्यविधि पहला क्या होता है दोस्तों, ध्वनि तरंगों का संग्रहण। जी हाँ दोस्तों, पहला इसका कार्यविधि होता है ध्वनि तरंगों का संग्रहण। बाहरी कान वस्तु के कंपन करती ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है और उन्हें श्रवण नलिका के माध्यम से कान के पर्दे तक पहुंचाता है। ये जो है मानव कान की पहली कार्यविधि है। दूसरी कार्यविधि दोस्तों, कंपनों का संचार। जी हाँ, ध्वनि तरंगे
कान के पर्दों को कंपन में लाती हैं। ये कंपन मध्य काल की तीन छोटी, जी हाँ दोस्तों, मध्य कान की तीन छोटी हड्डियों से होकर आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। ये दोस्तों जो है हमारा कान, मानव कान की कार्यविधि दूसरी है। हम लोग अब तीसरी चलते हैं दोस्तों। तो तीसरी जो होती है तंत्रिका संकेतों में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, तीसरी जो कार्यविधि है वो है तंत्रिका संकेतों में परिवर्तन। मतलब कि आंतरिक कानों में मौजूद तरल पदार्थ इन कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देता है। वो जो होता है वो क्या होता है, तांत्रिक संकेतों में परिवर्तन होता है दोस्तों। चौथा हम लोग चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ही बात कर रहा हूँ। इसका जो है चौथा जो है मानव कान की कार्यविधि जो है चौथी है मस्तिष्क को संकेत भेजना। मस्तिष्क को संकेत स्वर्ण तंत्रिका इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है दोस्तों। ये जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो है 5 नंबर का है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा और है, कहाँ था, मस्तिष्क को संकेत भेजना मस्तिष्क को संकेत भेजना स्वर्ण तंत्रिका इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हम ध्वनि को पहचान और समझ पाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो 5 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। स्वर्ण, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द्रोण की गुप्त ऊष्मा क्या है? जी हाँ दोस्तों, द्रोण की गुप्त ऊष्मा के बारे में पूछ रहा है। तो किसी ठोस पदार्थ को बिना उसके तापमान को बदले, जी हाँ दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ को बिना उसके तापमान को बदले द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्वर्ण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, जूल को हम लोग जे से सूचित करते हैं और किलोग्राम को केजी से। तो जे बटा में केजी, मतलब कि जूल प्रति किलोग्राम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है? मतलब कि स्याही में जो उपस्थित रंग उनको पृथक कैसे किया जाता है? तो स्याही में उपस्थित रंगों को क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए इसकी प्रक्रिया भी है, जो इसकी प्रक्रिया है, एक फिल्टर पेपर पर स्याही की कुछ बूंदे डालकर उसे हल्के गीले सिरे से पानी में डुबाया जाता है। जल ऊपर चढ़ता है और स्याही से विभिन्न रंग अलग अलग ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग ऊंचाई तक पहुंचे, इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, पृथक करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14, स्थिर अनुपात का नियम लिखें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, स्थिर अनुपात का नियम लिखना है। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जो हमारा स्थिर अनुपात का नियम, उसको किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दोस्तों दिया था। यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अनुसार किसी शुद्ध यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। दोस्तों याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 10th में भी आता है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों क्लास 10th में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अणु की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। तो हमारे जो है अणु की विशेषताएं हैं दोस्तों। तो पहली विशेषता है रासायनिक कणों की इकाई। जी हाँ दोस्तों, हमारे पहली विशेषता है रासायनिक कणों की इकाई। अणु किसी तत्व या यौगिक की वह सबसे छोटी इकाई है जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। ये हमारा जो है पहली विशेषता होगी दोस्तों। दूसरे विशेषता पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र अस्तित्व। अणु स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकते हैं और विभिन्न प्रकार के बंधनों से अन्य अणुओं में जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं और विभिन्न प्रकार के
बंधनों से अलग होकर अन्य अणुओं में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों हम लोग 15 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और ये जो है हम लोग पूरा जो है सब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव कर चुके हैं, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने से ही रिलेटेड है, और ये आएगा ही दोस्तों, 101% आइएगा। आप इस तरह से समझ जाइए कि अगर ये नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़िए, और याद रखिएगा 10th में भी इसी तरह को आपको हिंट दिया जाएगा, और 100% वो भी क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में 10th में आपका आएगा। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, खंड ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग दोस्तों। पहला क्वेश्चन चलते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। कार्य करने की दर को कहते हैं दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक है दोस्तों, आवृत्ति के एसआई मात्रक हर्ज होता है, हर्ट्ज होता है, इसको जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 4 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर 30 सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन होता है आपका बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का तृतीय नियम है, और ऑप्शन नंबर सी में ही आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उसके भार का जो होता है 1/6 गुना होता है, ऑप्शन नंबर डी में होगा, आपको देखने को मिलेगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, देखिए दाब का एसआई मात्रक तो पास्कल होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको पास्कल दिखने को नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा, जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सही नहीं है दोस्तों, इसमें कौन सही नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें होगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, ये सही नहीं हुए, लेकिन ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है दोस्तों। 9 नंबर पर चलते हैं, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है दोस्तों, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण क्यों पाया जाता है, तो द्रव्यमान के कारण पाया जाता है, और आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो रॉकेट का प्रणोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का व्यंजक 1/2 एम वी स्क्वायर, जी हाँ दोस्तों एम बी स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पिंड का विस्थापन 0 होगा तो बल के द्वारा उसमें किया गया कार्य क्या होगा, 0 जूल होगा। आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 0 जूल, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को कहते हैं, तो लगने वाले बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको बी होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। किसी अगर वस्तु का आप वेग दुगुना कर दीजिएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/4, मतलब 1/4, ये ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, जो दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको कहते हैं अश्रव्य, जी हाँ दोस्तों उसको कहते हैं अश्रव्य ध्वनि तरंग, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग का मान क्या होता है, रेडियन प्रति मीटर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होगी किसके, आरोपित बल के, ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है दोस्तों, वैसे तो वाट होता है, लेकिन यहाँ पे वाट ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा,
ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा जूल प्रति सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। दोस्तों घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक हॉर्स पावर, जी हाँ दोस्तों, एक हॉर्स पावर बराबर होता है किसका, 746 वाट के बराबर होता है, जिसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है mgh। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, 1 kWh, जी हाँ 1 किलोवाट 1 की 1 kWh बराबर होगा किसका, तो होता है 36,000। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,000 जूल के बराबर होगा। 1 kWh किसके बराबर होगा, 36,000 जूल के बराबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे, वेग का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों वेग का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम लोग कूलाम या ऑप्शन है आपको न्यूटन प्रति सेकंड देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। स्पीडोमीटर मापता है, स्पीडोमीटर क्या मापता है दोस्तों, तो स्पीडोमीटर आपका जो है औसत चाल मापता है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में लोग चलते हैं। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है दोस्तों, तो नगण्य होता है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर चलते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, ये ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा। प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है दोस्तों, प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, तो प्रोटॉन जो है धनावेशित कण है, ये जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 281, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन तत्व है, तो निम्नलिखित में से कौन तत्व है, ऑप्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी, यही जो है निम्नलिखित में से तत्व है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, निम्नलिखित में से कौन धातु है, तो दोस्तों एंटीमनी जो है इसमें धातु है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो ऑप्शन जो है आपका बारूद जो है ऑप्शन नंबर ए, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन, तो जल का जमना ही भौतिक परिवर्तन है। याद रखिएगा वहाँ होगा मोम का, मतलब मोमबत्ती का जलना, जो आपका रासायनिक और भौतिक दोनों है। इस बात को याद रखिए कि यहाँ पर लिखा रहेगा, उसमें ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे क्या मारेंगे, मोमबत्ती का जलना, लेकिन वो रासायनिक और भौतिक दोनों हैं। और आपका जल का जमना ही क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जल जमेगा बर्फ बनेगा, फिर इसमें कोई बदलाव अवस्था में सिर्फ परिवर्तन होता है, ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है, स्ट्रोच का विलयन, ऑप्शन नंबर डी होगा। सोडियम फास्फेट, क्वेश्चन नंबर 35, सोडियम फास्फेट का गुण सूत्र होता है, तो सोडियम फास्फेट का गुण सूत्र होगा NaPO4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 36 पे चलते हैं, लास्ट है। और एक बार और फिर से आपको बता दूं कि इसमें जो है वीडियो के साथ आप पूरे तरह से बने रहिए, और 100% एग्जाम से रिलेटेड है। और क्लास 10th में ही इसी तरह से आपको क्लास 10th में भी जो है आपको इसी तरह से बताया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि 10th से रिलेटेड खबर, 10th से जो है आपको क्वेश्चन जो भी बताया जाए डायरेक्ट आपको आपके पास आपके यूट्यूब चैनल पर मिले दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो इसका होता है 6.022 इंटू 10⁻23D, मतलब 10 की पावर 23 डी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा आपको देखने को। अमोनिया मतलब कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, मतलब कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, तो 3 होता है, और ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा। बेंजीन का सरलतम सूत्र है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या है, C6H6, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक है, तो मृदा प्रदूषक कौन है दोस्तों, पीडकनाशी है। मृदा प्रदूषक कौन है, पीडकनाशी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है, तो दोस्तों CO2 जो होता है हरितगृह गैस नहीं होता है।
दोस्तों CO2 को क्या कहते हैं, इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा CO2 को किस नाम से हम लोग जानते हैं। वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण में से फ्लाई ऐश जो है, ऑप्शन नंबर सी जो होता है, वो जो है वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। तो दोस्तों आपका जो है 9th का साइंस का 101% जो है आपको जो है पेपर से बता दिया गया है, और 80 क्वेश्चन ही आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन ही कलर करना है दोस्तों, 40 क्वेश्चन ही भरना है। हम आपको 41 मतलब 41 क्वेश्चन बता चुके हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता चुके हैं। तो साइंस जो है आपका अच्छे से पेपर जाए, बहुत बेहतरीन जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, चैनल से जुड़िएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अब, धन्यवाद, और चैनल से जुड़े रहिएगा।